The question is, can we step up DC power using transformer? The answer is yes, but not directly. First, DC has to be converted to AC by using inverter, then it can be stepped up using the transformer. इसका मतलब ये है कि क्या DC पावर को हम स्टेप अप कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए? तो इसका जवाब है यस, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। DC पावर को हमको AC पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है इन्वर्टर के थ्रू, देन हम स्टेप अप कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। द क्वेश्चन इज, क्लेरिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। द आंसर इज रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप का लोड कितने प्रकार का होता है, या तो लोड कितने प्रकार का होता है। तो इसका जवाब ये है कि रेजिस्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होता है और इंडक्टिव लोड होता है। द क्वेश्चन इज, what is Buckle's relay and the significance of it into the transformer? Buckle's relay is a device which is used for the protection of transformer from its internal fault. It is a gas-based relay. Whenever any internal fault occurs in the transformer, the Buckle relay at once gives a horn for some time. If transformer is isolated from the circuit, then it stops its sound itself. Otherwise, it trips the circuit by its own ट्रिपिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि जो बकौल रिले होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर उसका यूजिस, उसका उपयोग क्या होता है। तो बकौल रिले एक डिवाइस है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। वो ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट होता है उसको वो आइडेंटिफाई करके वो ट्रिपिंग या अलार्मिंग जनरेट करता है। गैस बेस्ड रिले बकौल्स रिले को बोला जाता है। जब भी कोई इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफार्मर के अंदर होता है तो वो अलार्म देता है और ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करता है और इंटरनल सर्किट को ट्रिप कर देता है। ये जो गैस बेस्ड रिले है वो क्या करता है कि जो ऑयल है, जो कंजर्वेटिव टैंक का जो ऑयल है, उस ऑयल का लेवल को वो मॉनिटरिंग करके अगर उसमें कोई, उसका लेवल में कोई डिफरेंसेस या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है तो वो प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर को ट्रिगर करके आइसोलेट कर देता है या फिर अलार्म जनरेट करता है। तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपो टेस्ट एंड मेगर टेस्ट? द आंसर इज, हाइपो टेस्ट इज हाई वोल्टेज टेस्ट अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेटिंग अंडर टेस्ट says for 450 volt at 2 kV or 4 kV as per consumer requirement for 11 kV 28 kV or so. Basically it is a actually high voltage test. However, measuring is a measurement of DC equivalent insulation resistance of any insulation. इसका मतलब ये है कि जो हाइपो टेस्ट और मेगर टेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो हाइपो टेस्ट जो होता है वो हाई वोल्टेज टेस्ट होता है। हाई वोल्टेज टेस्ट का मतलब कि जो 2 kV 4 kV 11 kV या 28 kV या 33 kV जो भी है वो एक्चुअली हाई वोल्टेज होता है। वो हाई वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हाइपो टेस्ट किया जाता है। और जो मेगर है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है, यानी कि वो केबल का इंसुलेशन या वो इक्विपमेंट का इंसुलेशन और ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो मेगर से मेजर किया जाता है। द क्वेश्चन इज, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द AC और DC और बोथ सर्किट? द आंसर इज, ओम्स लॉ स्टेट्स that the room temperature current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage drop. V is equal to I into R. Here R is proportionally constant, hence from here we can say Ohm's law can be applicable for both AC and DC. इसका मतलब है कि Ohm's law जो है वो एप्लीकेबल AC और DC दोनों सर्किट में है या नहीं है। तो इसका जवाब है कि Ohm's law जो है वो इसका मतलब कि V जो है इज इक्वल टू आई मीन्स करंट इंटू आर मीन्स रजिस्टेंस। सो रजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है दोनों में एप्लीकेबल है, AC एंड DC दोनों सर्किट में।
The question is difference between alternator and generator. The answer is alternator produce alternating current only, but generator produce both alternating current and direct current. So both are same, but difference is only the alternator produce only alternating current, not direct current. इसका मतलब है कि डिफरेंस क्या है अल्टरनेटर और जनरेटर में, डिफरेंस क्या है। तो अल्टरनेटर जो है वो ओनली एसी करंट प्रोड्यूस करता है, जबकि जनरेटर जो है बोथ करंट प्रोड्यूस करता है, एसी एंड डीसी। तो क्वेश्चन इज what is the differences between single phase induction motor and three phase induction motor? The answer is there is much difference in single phase induction motor and three phase induction motor. First, single phase induction motor is not self starting. It requires some capacitor to create voltage differences to start, while three phase induction motor is self starting. It do not require capacitor to start. Second, single phase induction motor is used to small load, while three phase induction motor for use large load. Third, single phase induction motor use less power, while three phase induction motor use much power. Single phase are smaller in size एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटर आर बिगर इन साइज। इसका मतलब है कि सिंगल फेस मोटर एंड थ्री फेस मोटर में डिफरेंस क्या है। तो जो सिंगल फेस मोटर है उसको वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, उसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत रहती है, जबकि थ्री फेस मोटर जो है इंडक्शन मोटर उसको सेल्फ स्टार्टिंग इटसेल्फ वो खुद कर लेती है, उसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो है वो स्मॉल लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है वो लार्ज लोड में उसका इस्तेमाल होता है। दूसरा ये है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो है वो साइज में स्मॉल रहती है, जबकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर थोड़ी साइज में लार्ज रहती है, और उसका जो पावर कंजप्शन है थ्री फेस मोटर का वो ज़्यादा रहता है, जबकि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का पावर कंजप्शन कम रहता है। The question is, what are the type of three-phase generator protection? The answer is reverse power, overload, over frequency, under frequency, over voltage, under voltage, और एक्जिटेशन, शॉर्ट सर्किट एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि जो जनरेटर होता है उसमें प्रोटेक्शन थ्री फेज जनरेटर में कितने टाइप का प्रोटेक्शन रहता है। तो रिवर्स पावर, ओवरलोड, ओवर फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, लॉस ऑफ एक्जिटेशन, शॉर्ट सर्किट, ये सब उसका प्रोटेक्शन है, जनरेटर का प्रोटेक्शन क्या होता है। द क्वेश्चन इज नेम ऑफ कम्युनिकेशन केबल एंड हाउ इट इज कम्युनिकेट इन बिटवीन PLC to Modbus or PLC to HMI. The answer is RS-232 is the cable, or RS-422 or Ethernet port can be used to connect controller like motion controller or microcontroller or PLC. These are serial I/O cable used. इसका मतलब है कि जो PLC to HMI और बिटवीन PLC to Modbus का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन केबल का नाम क्या है। तो वो RS-232 एंड RS-422 और इथरनेट, ये जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसको कम्युनिकेशन केबल जो PLC या माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्शन करके उसका कम्युनिकेशन इन बिटवीन करती है, और ये सीरियल I/O केबल इसको बोला जाता है। The question is why the capacitor bank unit is kVAR. The answer is unit of capacitor is always in farad, but here the role of capacitor bank is reactive power compensation, and we know that the unit of reactive power is kVAR. So how much compensation the capacitor bank is providing is nothing but the kVAR rating of the capacitor bank. इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर है उसका यूनिट को kVAR क्यों बोला जाता है। जनरली जो कैपेसिटर होता है उसका यूनिट फेराड होता है, बट इधर जो है वो जो रिएक्टिव पावर है वो कैपेसिटर के थ्रू कंपनसेशन होता है, तो यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर जो है वो kVAR है। सो कंपनसेशन कैपेसिटर के थ्रू होने की वजह से हम उसको kVAR से जाने जाते हैं। कैपेसिटर बैंक जो है वो उसका यूनिट kVAR होता है।